Hello students, a very good morning to all of you. I'm your educator Saima Heather and I'm here to teaching you biology. How are you all? Fine, ma'am. Good morning, I'm ma'am. fine. Okay. My voice and screen is clear and my voice is audible to you all? Yes, ma'am. Yes, fine. Okay. So, how are you all? Today I'm going to teach you topic of biotechnology. Okay. So, my screen is visible to you. No, ma'am. My screen is visible to you, all of you. No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. Okay. Wait a minute. Now it is visible. No, ma'am. Ma'am, now visible. Hello. Now it is visible to you. Yes. Okay. So, today we are going to start a new chapter, biotechnology principle and processes. Okay. So your topic which I am going to cover is biotech principle and RDT, which is recombinant DNA technology. Okay. Okay. What is biotechnology? The very first question is that what is biotechnology? Biotechnology है क्या? ठीक है. तो bio means क्या होता है students? What is the meaning of bio? I'm leaving. Living, life. ठीक है. क्या होता है आपका? Life, living. और टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? कि टेक्निक इंट्रोड्यूस कर दिया. क्या कर दिया यहाँ पे? कोई सी टेक्निक इंट्रोड्यूस कर दिया. तो जब हम किसी लाइफ प्रोसेस में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, किसी भी टेक्निक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. मतलब कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑर्गेनिज्म. कोई सा ऑर्गेनिज्म लिया और क्या किया उसको, उसमें हमने टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी टेक्निक लगा दी. ठीक है. उसके जीन में कुछ इंटरफेरेंस कर दिया, जेनेटिक लेवल पे इंटरफेरेंस कर दिया, विच इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. क्लियर है? ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. क्यों कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, इतने ब्रॉड लेवल पे पढ़ क्यों रहे हैं, इसको कर क्यों रहे हैं. ठीक है. तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सो इट इज ड्यू टू फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है. क्यों कर रहे हैं हम ये? फॉर द ह्यूमन वेलफेयर मीन्स ऐसा कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करना, ऐसा कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाना जो किसमें यूटिलाइज हो जाए, हमारे ह्यूमन वेलफेयर में. क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है और हम कैसे हैं, थोड़ा सा ग्रीडी हैं. हमको क्या चाहिए? नेचर से इतनी सारी चीजें चाहिए ही चाहिए. नेचर में जो भी चीजें हैं, प्लांट है वो अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो या किसी भी चीज का हो. तो हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी नीड जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है. चीजें हैं हमारी बॉडी में है, जैसे इंसुलिन है. ठीक है हमारी बॉडी में है, लेकिन जब डिफिशियंसी हो रही है तो हम कुछ क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट बना लें जो क्या कर ले, हमें एक्सटर्नल वे में इंसुलिन हम ले सके. तो ये क्या है? ये हमारी नीड है. ठीक है. जिसको हम क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं. और इट इज, ये क्या होगा आपका ह्यूमन वेलफेयर है.
ठीक है, कुछ भी ऐसा नया बनाना, ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर देना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जिससे क्या हो, हमारा डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो नीड क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, इट इज ऑल्सो फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, फिर हिस्ट्री की बात करते हैं बेटा। बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं चलेंगे, लेकिन मेन मेन जो चीजें हैं, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ आपका बायोटेक्नोलॉजी, कैसे फाइंड आउट हुए, ठीक है, कैसे कहाँ से देखा गया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, दो चीजों को हाइब्रिड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से आई, तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम चलेंगे। ये ईयर याद रखना 1972। ठीक है, ये ईयर है आपका 1972। इसमें दो साइंटिस्ट थे आपके, स्टैनले कोहेन एंड हॉबर्ट बोयर। ठीक है, ये याद रखना, हॉबर्ट बोयर। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीए बनाया। क्या बनाया इन्होंने सबसे पहले, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या, ठीक है, एज द वर्ड सजेस्ट, रिकॉम्बिनेंट, रिकम्बाइन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को वापस से क्या करना, कॉम्बिनेशन देना, मतलब दो चीजें लेना और किसको कंबाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे, डीएनए। क्या है डीएनए, कोई बताएगा डीएनए है क्या, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल होता है ये। ठीक है, तो हम रिकम्बाइन किसको कर रहे हैं बेटा, हमारे जेनेटिक मटेरियल को रिकम्बाइन कर रहे हैं ताकि क्या हो, उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, या वो देखो जीन की अगर मैं बात करूं, डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, फंक्शनल जीन। यूनिट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, तो जीन के एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जीन के क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, या तो वो ओवर एक्सप्रेस होगा, या तो नॉर्मल एक्सप्रेस होगा, या तो लेस एक्सप्रेस होगा, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो हमारा ये जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, इन प्रोसेस के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करवाते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले 1972 में दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन एंड हॉबर्ट बोयर, जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। और वर्क किस पे किया था इन्होंने, जिस स्ट्रेन पे वर्क किया था वो कौन सी थी, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ठीक है, ये स्ट्रेन थी, इस स्ट्रेन पे ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, वर्क किया था। ठीक है, फिर सेकंड आपका 1963 में, यहाँ से ये इंट्रोडक्शन था आपका कि ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई, बायोटेक्नोलॉजी का जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। फिर 1963 में हैमिल्टन स्मिथ एंड को वर्कर्स, ठीक है, हैमिल्टन स्मिथ साइंटिस्ट हैं आपके, एंड कोवर्कर्स। ठीक है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने वर्क किया, इन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी की। ठीक है, किस चीज की डिस्कवरी की बेटा, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया, और एक डिस्कवरी और की, वो है हमारा डीएनए मिथाइलेज। ये दो डिस्कवरी जो थी वो बायोटेक के केस में बहुत हाईली, और क्या है ये, हम इसको बोलेंगे कि बहुत हेल्पफुल डिस्कवरी है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बिना कोई भी वर्क जो है पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक टूल है ऐसा जिसके बिना हम बायोटेक्नोलॉजी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो ऐसी रिसर्च थी जिसने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी को एक माइलस्टोन दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। ठीक है, चाहे वो हमारी लाइफ हो या कोई सा भी हम मेथड पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम उसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये एक्चुअल में किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
एक्चुअल में ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी होता है उसका पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है इसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है इसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो यहाँ पे जैसा कि नेम है, इंजीनियरिंग वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कुछ तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग वर्ड आया है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है। तो क्या बन रहा है भाई? जेनेटिक लेवल पे कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, ये जो कुछ भी चीजें, कुछ तोड़ा गया, कुछ नया जोड़ा गया और कुछ नया कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, तो किस लेवल पे किया गया ये सारी चीजें? जेनेटिक लेवल पे। किस लेवल पे किया गया ये सब कुछ? जेनेटिक लेवल पे। तो जेनेटिक लेवल पे बात करें, दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी, डीएनए और आरएनए। तो क्या करा दें हम? इंट्रोडक्शन करा दें डीएनए या फिर आरएनए का इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, किसके अंदर करा दें? होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या होगी आपकी? ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल है क्या? वो सेल जिसमें कि हम क्या करवा रहे हैं? जीन को एक्सप्रेस, हमारे डिजायर डीएनए को लाइगेट करवाना चाहते हैं, या हमारा जो डिजायर जीन है उसका एक्सप्रेशन करवाना चाहते हैं जिस सेल में, वो सेल हमारी क्या कहलाती है? होस्ट सेल कहलाती है। ठीक है बेटा, जिस सेल में हमको एक्सप्रेशन करवाना है किसी भी प्रोटीन का, किसी भी जीन का, वो क्या कहलाएगा? हमारा होस्ट सेल कहलाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा चीज क्या होता है यहाँ पे? दूसरा होता है आपका स्टेराइल कंडीशन। क्या है स्टेराइल कंडीशन? हाइजीनिक से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं, माइक्रोब्स फ्री जितनी चीजें होती हैं, उनको स्टेराइल कंडीशन कहते हैं। तो कुछ ऐसा बनाना जो माइक्रोब्स फ्री हो, ठीक है, कंटामिनेशन फ्री हो। तो ये दो प्रिंसिपल लिए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिन पे ब्रॉडली वर्क किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में, सॉरी आपके बायोटेक्नोलॉजी के केस में, कि या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे वर्क किया जाता है, कुछ नया जेनेटिक लेवल पे कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, कुछ नया डेवलपमेंट कर दिया जाए, किसी नए प्रोटीन को या डिजायर्ड प्रोटीन का एक्सप्रेशन करवा लिया जाए, या फिर कुछ माइक्रोब फ्री एनवायरमेंट बनाया जाए, कंटामिनेशन से फ्री एनवायरमेंट बनाया जाए। ठीक है, फिर कॉमन स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? कुछ हमारा, हम ये ओवरव्यू देख रहे हैं अभी इसका, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे क्या होते हैं? कॉमन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे? कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जो हम क्या करते हैं? फॉलो करते ही करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के केस में। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, हमको जरूरत किसकी है बेटा? हमें जरूरत है जेनेटिक लेवल पे वर्क करने की। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, तो बिना डीएनए को आइसोलेट किए, बिना डीएनए हमारे पास आए, हम वर्क करना स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो हमारा फर्स्ट और मेजर स्टेप क्या होगा? हमेशा किसी भी चीज को करने के लिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी सेल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, डीएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे, हमारा ये फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज क्यों करेंगे भाई? 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है आपका। ठीक है, एक बहुत बड़ी लेंथ का डीएनए है, तो क्या हम पूरा का पूरा डीएनए यूज करेंगे? नहीं, उसका एक सेगमेंट होगा जो एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस करेगा, और हमको वही सेगमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे कि एक स्पेसिफिक साइट को कट कर लें। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को कट कर ले और उसी को सिर्फ आइसोलेट करें। ठीक है, मतलब पूरे डीएनए में जो हमने आइसोलेट किया उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को हम क्या करें? ले लें। ठीक है, तो यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा? अब ये कर तो लिया भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर लिया, डीएनए आइसोलेट कर लिया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज भी कर लिया। अभी
क्या करें इसको, ये कैसे पता चले कि इतने सारे फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, इतने सारे फ्रेगमेंट जनरेट हो गए भाई, इतने सारे फ्रेगमेंट जनरेट हो गए। हमें तो सारे फ्रेगमेंट का काम नहीं था, जो फ्रेगमेंट हमको चाहिए था समझ लो ये वाला फ्रेगमेंट था, ठीक है, ये वाला फ्रेगमेंट था, बस हमको यही वाला फ्रेगमेंट हमारा डिजायर है, हमें चाहिए। तो इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से हम इस डिजायर्ड जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है इसको कैसे आइसोलेट करें, ठीक है, इसको कैसे आइसोलेट करें, इसको कैसे ले लें, तो एक टेक्निक यूज करते हैं हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं यहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। कौन सी टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। फिर ये टेक्निक यूज किया, हमको हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट जो था वो बैंक के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, फ्रेगमेंट मिल गया डीएनए वाला, यही हमको क्या करना है, होस्ट सेल के अंदर लाइगेट कराना है, ठीक है। जो हमारा एक डिजायर्ड सेल था जहां हमें एक्सप्रेशन करवाना है, हमको वहां पे इसको लाइगेट करवाना है। तो लाइगेट करवाने के लिए बेटा इस फ्रेगमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमको कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो हम कैब बुक करते हैं, कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, ठीक है, बस से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इस ये जो फ्रैगमेंट है इसको ले जाने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है किसकी, एक वेक्टर की, एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उस व्हीकल में ही इसको बैठा करके हम क्या करेंगे, हमारे डिजायर्ड होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमको दूसरी चीज की क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, वेक्टर डीएनए की। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर डीएनए की, ठीक है, एक वेक्टर डीएनए की जरूरत पड़ेगी जो क्या करे, हमारा डीएनए को कैरी करे, ठीक है। जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको क्या करे, कैरी करे, वन प्लेस से हमारा ये जो भी हमने जहां से आइसोलेट किया है वहां से लेकर के जाए किसके पास तक, होस्ट सेल के पास तक। तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आप वेक्टर डीएनए क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। वेक्टर डीएनए के अंदर हमारे ये जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है इसको इंट्रोड्यूस करोगे, जो कि कैरी करके ले जाएगा कहाँ, होस्ट सेल तक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब कैब बुक की थी, अब वो डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा ये जो वेक्टर था वो डीएनए को लेकर गया और हमारे होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है, हमारे होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाएगी ये प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट सेल, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट सेल, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होस्ट सेल के अंदर। अब क्या करेंगे, अब बेटा चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे काफी सारी सेल। देखो ये जो भी प्रोसेस होती है मिलियन ऑफ सेल्स में करवाई जाती है, ऐसा नहीं कि एक दो सेल में करवाई जाएगी, ठीक है। डीएनए की काफी सारी कॉपीज बनाई जाएंगी, फिर उन काफी सारी कॉपीज को काफी सारे जो होस्ट सेल की मल्टीपल ऑफ कॉपीज होती है उनमें डाला जाता है। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि हमने तो ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, बट क्या वो सही एड्रेस पे लॉन्च हुआ है, पहुंचा है वहां की नहीं पहुंचा है, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा, ये भी हमारा काम है कि हम चेक करें, हमने तो ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया बट वो वहां पे पहुंच चुका है या नहीं, ठीक है, हो रहा है कि नहीं, सही से वहां पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्क्रीनिंग और सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनिंग या फिर सिलेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन मार्कर कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन कराया था इट इज सक्सेसफुली डन और नॉट, सॉरी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब ये बन गया भाई हमारा, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे वर्क होना शुरू हो जाएगा कि ये हो गया, मान लो जैसे इंसुलिन का करते हैं आगे की टेक्नोलॉजी में, हो गया, ठीक है, एक्सप्रेशन हो रहा है ओस सेल के अंदर, हो गया, हमने सिलेक्शन कर लिया। अब क्या करेंगे, बायोरिएक्टर्स का यूज करेंगे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाने के लिए और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कराएंगे
जिससे हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन था उस जीन से एक्सप्रेस होने वाला वो हमको मिल गया, और हमको जो भी प्रोडक्ट अपना बनाना था, मान लो हेयर टॉनिक बनाना था, ठीक है, एक ऐसा हेयर टॉनिक जो क्या कर रहा था, ऐसे जीन को एक्सप्रेस, मतलब एक ऐसा जीन था जो क्या कर रहा था, ऐसे प्रोटीन को एक्सप्रेस करा रहा था जो क्या कर रहे थे, हेयर ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके एक प्रोटीन का पूरा प्रोडक्ट बना लिया जो उस हाईली कंटेंट प्रोटीन से भरा हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप हम करते हैं एसेंशियल। और क्या होता है, ये सारे ही स्टेप हमेशा कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसकी कटिंग करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमारा जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट था वो लेंगे, फिर उसको वेक्टर डीएनए में लाइगेट करेंगे और ट्रांसफॉर्म करवा देंगे हमारे होस्ट सेल में। इसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे कि सही से ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, फिर बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए पे। ठीक है, किस पे चलते हैं अभी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में, कि डीएनए को आखिर आइसोलेट कैसे करना है। तो एक बात है बेटा, कभी भी देखो, अच्छा एक चीज और उसके पहले, क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना। ठीक है, दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक में हेयर फॉल जो है वो बहुत ज्यादा है और हेयर का प्रोडक्शन जो है वो बहुत लेस है। ठीक है, दो पर्सन है, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। ठीक है, इसमें क्या है, हेयर का प्रोडक्शन जो है वो क्या है, आपका हेयर प्रोडक्शन क्या है, बहुत लेस है। और इसमें क्या है आपका, हेयर प्रोडक्शन जो है वो क्या है, बल्कि है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, काफी अच्छा प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखो इन दैट केस क्या होगा, अगर हम इसके डीएनए को आइसोलेट कर लें, ठीक है, इस बी वाले के डीएनए को आइसोलेट कर लें और इस डीएनए को क्या कर दें, ए वाले के उसमें इंट्रोड्यूस करवा दें, या इसका जो प्रोटीन बन रहा है उस प्रोटीन को क्या करें, प्रोडक्ट बना करके किसको दे दें, ए वाले को दे दें, तो ए वाले का भी प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि जिसके पास हेयर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है भाई उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है भाई घने बाल है, नहीं है तो कटिंग करा लेगा, लेकिन जिसपे कम हो रहा है उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए की मैं बात करूं, ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज लाइक दैट कि आपके पास क्या हो, एक फ्रूट सैलेड का बोल है। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए की बात करें, एक फ्रूट सैलेड का बोल है, उसमें आपका एक फेवरेट फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, अब इसमें मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स है, तीन चार तरीके के फ्रूट्स मिक्स है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या खाना है, बनाना खाना है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या आपका ध्यान पपाया की तरफ जाएगा, क्या आपको जरूरत है उसकी, नहीं है, मैंगो की तरफ जाएगा, नहीं है, ग्रेप्स है, नहीं है, वाटरमेलन है, इसमें नहीं है, आप क्या पिक करोगे, केवल वहां से बनाना पिक करोगे, क्योंकि आपको वही खाना है, आपका डिजायर्ड जो फ्रूट है वो क्या है, बनाना है। लाइक दैट हमारे पास सेल्स होती है। ठीक है बेटा, हम हमारे पास पूरी डीएनए ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में एज इट इज घूम रहा है, सेल है, सेल के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स है, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, और उसी में हमारा जेनेटिक मटेरियल भी होता है एज अ फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या यहाँ पे, डीएनए चाहिए। ठीक है, चाहिए क्या हमको, डीएनए चाहिए। तो अगर हम इन केस ऑफ बात कर रहे हैं, चलो एक सेल बनाते हैं, ठीक है, उस सेल में क्या है, हमारा डीएनए है, अरे हाँ, काफी सारा क्या होगा आपका, डीएनए होगा, आरएनए होगा, काफी सारे प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और एक आपकी सेल वॉल मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या चीज का रिमूवल करेंगे, सारे बैरियर्स हैं इस डीएनए तक पहुंचने के। ठीक है, इस डीएनए को आइसोलेट करने से पहले काफी सारे बैरियर्स हमको मिल रहे हैं, लाइक सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन हो गए। तो हम क्या करें, पहले इन बैरियर्स को हटाते जाए, इन बैरियर्स का हमें कोई भी कुछ काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन बैरियर्स को हटाते जाएंगे। ठीक है, तो सेल वॉल है बेटा, सेल वॉल किसमें किसमें हो सकती है,
हो सकता है कि फंगस हो, ठीक है, हो सकता है आपका बैक्टीरिया हो सकता है आपका प्लांट सेल, ठीक है, सब में सेल वॉल पाई जाएगी, ठीक है, सब में सेल वॉल पाई जाएगी। तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किससे हम करेंगे, कौन सी होती है, काइटिन होती है, ठीक है। तो हम एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करेंगे। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे वहां पे उसको हटाने के लिए, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइसोजाइम। अगर प्लांट की सेल वॉल है, सेल्यूलोज से बनी होती है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम यूज सेल्यूलिन, ठीक है। तो सबसे पहले इन एंजाइम का ट्रीटमेंट दिया तो क्या डिग्रेड हो गई हमारी, सेल वॉल डिग्रेड हो गई, सेल वॉल का बैरियर हट गया। सेकेंड बैरियर किसका आता है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेकेंड बैरियर किसका आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, बताओ, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड से, है ना, मेजर कंपोनेंट होता है लिपिड। तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे जो लिपिड को डिग्रेड कर दे, लाइपेज। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे यहाँ पे जो लिपिड को डिग्रेड कर दे, विच इज लाइपेज। लाइपेज का ट्रीटमेंट देंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी हमारी, रिमूव हो जाएगी। फिर आते हैं प्रोटीन्स पे भाई। अब प्रोटीन्स है नेक्स्ट बैरियर, इसका हमको कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोटीन को भी हटा देंगे। तो प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे आएगा, प्रोटीएज। कौन से एंजाइम से ट्रीट करेंगे, प्रोटीएज से। जैसे ही प्रोटीएज देंगे सेल को, तो हमारा जो जितना भी प्रोटीन होगा सारा प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट बैरियर क्या है हमारे पास, आरएनए, ठीक है। ये एक सेल में एज अ कंटामिनेंट है, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए डीएनए। तो डीएनए के अलावा जितनी भी चीजें हैं विच इज वेरी यूजलेस फॉर अस, ठीक है, हमको चाहिए ही नहीं वो, तो वो एज अ कंटामिनेशन है। तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जब ये हम पहला ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, लाइसिस बफर बोला जाता है। सबसे पहले जब भी हम ब्लड सैंपल के थ्रू, चाहे डीएनए को कर रहे हो या किसी भी सेल्स के थ्रू, जैसे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, कभी हेयर को अगर आपने उसके रूट से टूटा हुआ देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है, व्हाइट व्हाइट कलर के सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल। चाहे हम वहां से करें आइसोलेट डीएनए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सेल्स हैं उनमें से बाकी सारी चीजों को, वो कंटामिनेंट को हटाएंगे। तो आरएनए को डाइजेस्ट कौन करेगा, कौन सा एंजाइम, आरएनए, ठीक है, आरएनए करेगा। अब ये बताओ कि डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम का यूज करेंगे, बताओ, पता है किसी को। अगर मान लो हमने सेल में डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, अगर हमने सेल को लाइसिस करवा दिया, डीएनए एंजाइम डाल दिया और सेंट्रीफ्यूगेज कर दिया, तो क्या होगा इन दैट कंडीशन, बताओ जल्दी, एनी आइडिया। डीएनए से बेटा तो किल किसको करेगा, किसको ये यहाँ पे कट करेगा, डीएनए को ही लाइसिस करवा देगा। जबकि हमारा डिजायर्ड सेगमेंट क्या है इस सेल का, डीएनए है। तो एक चीज याद रखना यहाँ पे कि कभी भी हमारा डीएनए इस प्रोसेस में यूज नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, नेवर यूज डीएनए, ठीक है, डीएनए कभी भी यूज Hello, am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेवर यूज डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का यूज करेंगे क्या, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, डीएनए का यूज करेंगे क्या, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ सेल है विच इज डीएनए, तो हम अगर डीएनए का यूज कर लेंगे तो डीएनए डिग्रेड हो जाएगा, और डीएनए डिग्रेड हो गया तो हमारा सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो, मल्टीपल स्टेप ऑफ प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन की बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपना एक सैंपल लिया, अपना ब्लड लिया या फिर कोई सा भी सेल लिया जिसमें से हमको क्या करना है, डीएनए आइसोलेट करना है, ठीक है। मान लो ब्लड लिया, अब इस ब्लड को क्या कराएंगे, सबसे पहले लाइसिस बफर से ट्रीटमेंट करवाएंगे। किससे ट्रीटमेंट करवाएंगे, प्रोसेस बता रही हूँ,
लाइसिस बफर से ट्रीटमेंट करवाएंगे। लाइसिस बफर क्या कर देगा, जितने भी कंटामिनेशन है सबको हटा देगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं उसके बाद, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ स्टेप्स में प्रोसेस करवाते हैं, और फिर एक प्रोसेस होती है, एक टेक्निक यूज की जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है बेटा, एक टेक्निक यूज की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, इसका प्रिंसिपल होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल होता है आरपीएम, दैट मीन्स रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में कितने रोटेशन दे रहा है। ठीक है, तो हम आरपीएम का यूज करके, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करके क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेट कर लेते हैं, और क्या मिलता है उस टाइम पे हमको, कुछ सुपरनेटेंट मिलेंगे और कुछ पैलेट्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ सुपरनेटेंट मिलेंगे और कुछ पैलेट्स मिलेंगे। तो ये डेंसिटी पे बेस्ड होता है, जो आपके भारी पार्टिकल होंगे, हेवी पार्टिकल होंगे, वो नीचे चले जाएंगे, और जो हल्के होंगे वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं इसको, सबसे पहले लाइसिस बफर के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, और नीचे ये जो हमारी सेल है उसमें से क्या करेंगे, WBC से RNA को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन की, लाइक आपने कभी बटर को सेपरेट करते देखा होगा। ठीक है, काफी सारा एक रोटेटर लगा हुआ होता है, बड़ा सा एक टब होता है, उसमें क्या किया जाता है, आपका मिल्क लिया जाता है, और जब उसको रोटेशन पर मिनट पे तेजी से रोटेट किया जाता है तो बटर ऊपर आ जाता है, और जो बटर मिल्क होता है वो नीचे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो लाइक ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में देखा होगा आपने कि जब आप किसी लिक्विड को, दही लिया आपने और रोटेट कर दिया, तो ऊपर क्या आ जाता है, झाग झाग आ जाता है, और नीचे क्या हो जाता है, उसका लिक्विड पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में जब हम लाइसिस बफर वगैरह डालते हैं तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये डिस्कार्ड कर देंगे और नीचे वाला पोर्शन लेंगे। मल्टीपल ऑफ एंजाइम, मल्टीपल ऑफ बफर डालने के बाद क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जो होता है, जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपका, क्या करते हैं, हमको लास्ट में चाहिए क्या, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, लास्ट में हमको चाहिए क्या, डीएनए स्ट्रैंड चाहिए। तो यहाँ पे करते क्या है, इसके लिए चिल्ड एथेनॉल का यूज किया जाता है सबसे, ये आपका लास्ट स्टेप होता है, चिल्ड एथेनॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, चिल्ड एथेनॉल का यूज किया जाता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। ठीक है, जो चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद आपको नेक डाई से दिखाई भी देगा, जब आप एपेन ड्रॉप लेते हो, उसमें चिल्ड एथेनॉल डाला और उसको इस तरह से जेंटली इन्वॉल्व किया, तो आप जब ऐसे करके देखोगे ना, तो वहां पे क्या होता है, एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जब आप ध्यान से देखोगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग। ठीक है, क्लियर इतना। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया आपका डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, अब यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, कहाँ से मिला और क्या जरूरत है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज क्यों कर रहे हैं, लेकिन यूज करने से भी पहले हमें वो मिला कहाँ से। ठीक है, क्या हमारी बॉडी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई जानता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बताओ। देखो बेटा, ये क्या होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है किसमें, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट कि डिफेंस कर रहा है, बचाव कर रहा है। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या होता है, डिफेंस के लिए एक एंजाइम पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
ठीक है, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ये क्या करता है, जो भी हमारा बैक्टीरियोफेज आता है, ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज होता है या कोई भी वायरस होता है, उनके डीएनए को कट कर देता है, उनके डीएनए को क्या करता है, कट कर देता है। तो ये पाया कहाँ से गया, वेयर डू वी गेट इट, इन द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट, क्योंकि वहां पे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था, विच इज इन 2। ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, अभी तक अगर मैं बताऊं तो 900 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर देयर, 900 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर देयर with the 230 type of bacterial strain। ठीक है, 230 टाइप की बैक्टीरियल स्ट्रेन से 900 के अप्रॉक्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को फॉर्मेशन करवाया गया है। ठीक है, अब इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं, किसी को पता है क्या, बताएगा कोई, कोई बताएगा, एम आई ऑडिबल टू यू, बताओ कोई भी। Why they are called as the restriction enzyme, क्यों restriction enzyme बोला गया है इनको, भाई बोलोगे नहीं तुम लोग, क्लास में हो या क्लास में ही नहीं हो। देखो, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इट रिस्ट्रिक्ट द इंफेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज का वायरस होता है उसको क्या कर देगा, जो उसको वायरस का डीएनए होगा उस डीएनए को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, क्या करता है ये, इट कट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस की जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देगा बेटा, ये कट कर देगा, जिससे क्या होगा, ये आपका ये कट हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा, इंफेक्शन नहीं होने देगा बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये जो बैक्टीरिया है, अगर इसके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो सोचो ये क्या करेगा भाई, अपने डीएनए को भी तो कट कर देगा। ठीक है, ये उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में तो एक खतरा ये भी है कि ये अपने ही डीएनए को कट कर दे, तो अगर इसने अपना डीएनए कट किया तो सारा जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा, होगा ऐसा। ठीक है, तो ये क्या करता है, हाउ बैक्टीरिया डिफेंस इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका हैमिल्टन एंड कोवर्कर्स ने 2 एंजाइम आइडेंटिफाई किए थे, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था एंड द सेकेंड वन इज डीएनए मिथाइलेज। ठीक है, डीएनए मिथाइलेज ये क्या करता है, ये जो डीएनए मिथाइलेज है ये अपने डीएनए को टैग कर लेता है और अपना जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया को पता होता है कि हमें इसको कट नहीं करना है। ठीक है, उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है उस टैग से विद द हेल्प ऑफ डीएनए मिथाइलेज, और क्या करता है, जब आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो उसको कट नहीं करता। ठीक है, अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज 2 टाइप, 2 तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। 2 तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब होता है बाहर,
तो ये कट कहाँ पे करेगा, आपके डीएनए के टर्मिनल एंड पे। कहाँ पे कट करेगा, जो Terminal न्यूक्लियोटाइड end. सीक्वेंस होती है उसको कहाँ से कट करेगा, टर्मिनल एंड से। ठीक है, कट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन टर्मिनल एंड। ठीक है, किनारे से कट करेगा। ठीक है, किनारे से कट करेगा। ठीक है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी कट कर सकता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी कट कर सकता है। ठीक है, दोनों ही एंड से ये क्या करता है, आपके टर्मिनल्स पे कट करेगा। फिर एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये कट करता है कहाँ, विद इन द डीएनए, कट विद इन द डीएनए। ठीक है, कहाँ पे करेगा ये आपका, कट करेगा विद इन द डीएनए। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस 1 एंड एक्सोन्यूक्लियस 2। ठीक है, अगर इसके एंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल की बात करें तो इको R1 हिन 3, ठीक है, बैम H1, ये सारे क्या हैं, एंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल है। ये डीएनए में बीच में से कट करेगा। ठीक है, फिर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इसको नाम कैसे दिया गया। ये जो भी आपका मैं बोल रही हूँ, इको R1 है, बैम H1 है, ठीक है, तो इनका नाम कैसे दिया गया, SMA1 है, तो ये सारे नाम दिए कैसे गए, इनको नॉमेनक्लेचर किस चीज के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम किसको रखते हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला चीज होता है वो हम किसका नाम रखते हैं यहाँ पे, जीनस। इसके बारे में बात करते हैं हम, जीनस। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जीनस बताएंगे उसका। ठीक है, फिर उसके बाद किसको लेते हैं, स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, स्पीशीज। तीसरा क्या होता है, कौन से स्ट्रेन का है ये, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, किस बैक्टीरियल स्ट्रेन से इसको लिया गया है, और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या है। ठीक है, इस 4 चीजों के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम नॉमेनक्लेचर करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इन 4 चीजों के। फॉर एग्जांपल चलो मैंने इको R1 लिया। ठीक है, तो इको R1 में पहला आपका जीनस क्या है, एस्चेरिचिया, और दूसरा क्या है आपका, ये आपका कोलाई जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी स्पीशीज हो जाएगी, और स्ट्रेन क्या हो जाएगी, RY13। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या हो जाएगा, 1। और इन सारे चीजों को मिला के जो आपका जीनस होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, कोलाई। ठीक है, सॉरी, इको, और स्ट्रेन क्या थी हमारी, R1। ठीक है, R1। तो इस एंजाइम का नाम क्या दे दिया हमने, इको R1। ठीक है, तो सबसे पहले जीनस बताएंगे, फिर स्पीशीज, फिर स्ट्रेन, और फिर उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जितने भी टाइप ऑफ आपके एंजाइम होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हुआ है, काफी सारे अलग अलग टाइप ऑफ आपके एंजाइम है। इको R1 है, इकोलाई RY13 स्ट्रेन लिया गया है। ठीक है, HIN3 है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD स्ट्रेन लिया गया है। बैम H1 बैसिलस एमाइलोल्यूकोफिशियंस H इसकी स्ट्रेन है। SAL1 है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस G इसकी स्ट्रेन है। BAL1 तो आपका, और HAE थर्ड, और SMA1। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, डिफरेंट स्ट्रेन हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कैसे करता है एक्चुअल में। ठीक है, आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कैसे करता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट कैसे करता है,
ठीक है, तो दो तरीके से कट प्रोड्यूस होते हैं, एक स्टिकी एंड से कट करेगा और एक ब्लंट एंड से कट प्रोड्यूस करेगा। जो स्टिकी एंड होता है इसको हम और क्या क्या कहते हैं, स्टैगरिंग एंड और ओवर हैंगिंग एंड, ठीक है, ओवर हैंगिंग एंड भी कहते हैं। देखो यहाँ पे कटिंग क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एक बार इधर से कट करेगा और एक बार सेम यहाँ से कट करेगा, ठीक है, इस तरीके से कट कर रहा है, सेम एक बार इस तरफ से कट कर रहा है और एक बार यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो एंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ओवर हैंगिंग, देखो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लटके हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ओवर हैंगिंग बोला जाता है, ठीक है। दूसरा आपका कट जो होगा वो कैसा होगा, कहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा, सेम कट बेटा प्रोड्यूस किया जाएगा, दोनों ही सेम जगह से, सेम लोकेशन से। अगर यहाँ से कट हो रहा है तो ये वाला भी कहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, ठीक है, दोनों सेम लोकेशन से कट किए जाएंगे। और ये एंड कैसा होता है, यूनिफॉर्म एजेस देता है, ठीक है, दोनों तरफ से देखो बराबर कट कर रहा है, कोई ओवरहैंग नहीं होते, तो दैट टाइप ऑफ कट इज कॉल्ड एज ब्लंट और फ्लश एंड, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, ब्लंट और फ्लश एंड कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या क्या चीजों की जरूरत है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो बेटा करेंसी ओरिएंटेड होता है, दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी लगेगी, ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट है, तो एनर्जी डिपेंडेंट है दैट मीन्स किसका यूटिलाइजेशन होगा या किसका रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्स, ठीक है, इट रिक्वायर्स एटीपी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस में पाए जाते हैं ये, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जो दोनों साइड से सेम होते हैं, चाहे आपका सॉरी, ठीक है, जो क्या करेंगे आपके दोनों साइड से क्या होंगे आपके, सेम होंगे, लाइक मैडम, ठीक है, इधर से रीड करो या फिर इधर से रीड करो, दोनों ही साइड पे क्या है, सेम होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिक होते हैं एक्टिविटी में, वेरी स्पेसिफिक होते हैं एक्टिविटी में, ठीक है, स्पेसिफिक साइट पे ही कट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक साइट पे ही कट करते हैं। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा जहां पे वो कट करेगा, तो हमको पता होता है कि अगर हमारा ये डिजायर्ड जीन सेगमेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। दूसरा यहाँ पे Mg2+ जो होता है, ठीक है, वो एज अ कोफैक्टर यूज किया जाता है, ठीक है, Mg2+ जो होगा वो एज अ कोफैक्टर यूज किया जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रोसेस होता है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, तीसरा स्टेप जो था वो क्या था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो यहाँ पे ये एपरेटस दिया गया है, ये एक छोटा सा सेटअप होता है, ठीक है, कास्टिंग ट्रे है ये, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, जेल लोड कराते हैं, ठीक है, अगारोस जेल लोड करवाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये वेल्स, ठीक है, ये छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं। इस अगारोस जेल में हम क्या करते हैं, जब जेल पोर करते हैं तो एक फोम लगा रहता है, और जैसे जैसे ये जेल ठंडा होता है वैसे वैसे क्या होता है, सॉलिडिफाई होता चला जाता है, ठीक है, जेल क्या होने लगता है, स्प्रे के अंदर सॉलिडिफाई होने लग जाता है, और हम क्या करते हैं वहां पे, उसमें ये जो वेल्स होती हैं यहाँ पे अपने डीएनए सैंपल को इस तरह से लोड कर देते हैं, ठीक है, डीएनए सैंपल को लोड करते हैं। डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है डीएनए में, मैम नेगेटिव चार्ज होता है ना, डीएनए क्या होता है हमारा, निगेटिवली चार्ज होता है, तो जो हमारा निगेटिवली चार्ज डीएनए है उसको हम लोड करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और हमारा जो डीएनए है वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, ठीक है, डीएनए क्या करने लगता है, माइग्रेट करने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं
कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये क्या होता है आपका, ये जो सेपरेशन होता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और चार्ज। किसके बेसिस पे होगा बताओ, साइज या चार्ज? मैम चार्ज। बेटा अगर चार्ज के बेसिस पे होगा तो एक बात बताओ, सारे ही डीएनए कैसे निगेटिवली चार्ज हैं, तो क्या ये सेपरेट होंगे? ये रन कर रहे हैं उसके बेसिस पे, लेकिन क्या सेपरेशन होगा? एक साथ एक ही जगह रन करके पहुंच जाएंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, तेजी से आगे मूव करेंगे, जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो तेजी से आगे मूव करेंगे, और जो थोड़े बड़े बैंड्स होंगे, बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, धीरे 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 पीछे ट्रैक होते चले जाएंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पे डीएनए का सेपरेशन कर रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर चार्ज के बेसिस पे ये सिर्फ माइग्रेट कर रहा है बेटा, ठीक है, कैथोड टू एनोड का माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक बात बताओ, क्या सेपरेशन पॉसिबल है? सब में ही निगेटिवली चार्ज, अगर कुछ क्या होते, अलग अलग चार्जेस होते तो फिर सेपरेशन होता, लेकिन सारे ही चार्ज हैं तो सारे एक ही तरफ ही तो मूव करेंगे, सारे किस तरफ मूव करेंगे बोलो, टुवर्ड्स एनोड। है ना, टुवर्ड्स एनोड जाएंगे। तो क्या सेपरेशन बेसिस है? नहीं, सेपरेशन बेसिस ऑन द चार्ज नहीं होगा, सेपरेशन बेसिस ऑन द साइज। अब साइज में जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो हल्के होते हैं, वो क्या करेंगे, आगे आगे मूव करेंगे, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या होंगे, पीछे मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या चीजों की जरूरत है इसको करने के लिए, तो पहला चीज तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या हो गया आपका, अगरोज जेल। कहाँ से आता है ये अगरोज जेल जो होता है, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, 1% अगरोज जेल लेते हैं हम, ठीक है, और उससे क्या करते हैं, इसको कास्टिंग ट्रे में पोर करते हैं, और जैसे ही ये पोर करते हैं तो ये जैसे जैसे ठंडा होगा सॉलिडिफाई हो जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो सीवीड से इसको ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सीवीड से, ठीक है। फिर बफर डाला जाता है इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, और कास्टिंग ट्रे होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये सारा एक आपका छोटा सा ऑपरेटस होता है, इतना बड़ा सा, और इसमें सारा वर्क होता है। जब हमारा ये डीएनए आइसोलेट हो जाता है, रन हो जाता है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये रन हो रहा है, ये बताओ। डीएनए तो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ एक डाई का यूज किया जाता है बेटा, जब हम अपना डीएनए सैंपल लेते हैं तो उस डीएनए सैंपल के साथ एक ट्रैकिंग डाई डालते हैं, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ठीक है, हमारा डीएनए सैंपल होगा, और उस डीएनए सैंपल के साथ हम क्या डालेंगे, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे हम यहाँ पे, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डालेंगे, ब्लू कलर की डाई होती है। जब जैसे जैसे डीएनए देखो आगे, यहाँ पे जो पिंक कलर से शो किया गया है ना, ये एक्चुअल में जो मेन कलर होता है इसका वो ब्लू कलर होता है, ठीक है, इंडिगो ब्लू कलर होता है। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा वैसे वैसे हमको पता चलता जाता है कि हाँ मूवमेंट ऑफ डीएनए हो रहा है, ठीक है। एक इसका लिमिटेशन होगा, जहां तक मूवमेंट, जब वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, लगा दिया हमने, मूवमेंट हो गया एक पर्टिकुलर टाइम तक, फिर हम क्या करते हैं, इसको डिटेक्टर्स होते हैं, ये जेल कट आउट किया जाता है, उस डिटेक्टर पे रखा जाता है। अब जब डिटेक्टर में रखा जाएगा तो भी हमको एक डाई हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम जेल बनाते हैं तभी वो डाई इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो डाई होता है विच इज ETBR, ठीक है, वो क्या होता है आपका ETBR, वो डाई कौन सा होता है आपका ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, ETBR क्या होता है आपका, ये इथिडियम ब्रोमाइड, ये ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। अब जिन जिन वेल्स में या जितने भी ये फ्रैगमेंट्स दिख रहे हैं ना,
यहाँ पे सही से जितना हाई अमाउंट ऑफ कंटेंट होगा डीएनए का, वो जब हम डिटेक्टर में इसको रख के देखेंगे स्क्रीन पे, तो वहां वहां ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। ठीक है, ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। जितना ज्यादा ऑरेंज कलर के शार्प बैंड दिखाई देंगे, उतना ही ज्यादा ये पता चलता है कि हमारा डीएनए जो है वो एकदम सही से सेपरेट हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा होता है आपका, ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है, नेचर इसका हाईली कार्सिनोजेन होता है। ठीक है, हाईली कार्सिनोजेन होता है, मतलब कैसा होता है, कैंसर कॉज करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैंसर कॉज करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसलिए जब हम क्या करते हैं, और इसको डाला कब जाता है, जब जेल हमारा क्या होता है, जब हम जो ईटीबीआर होता है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं तो ट्रांसपेरेंट एकदम हो जाता है। जब फिर उसको रखेंगे, जब तक उसमें से भाप आना बंद नहीं हो जाएगा, वेपर निकलना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक उसमें मिक्स नहीं करेंगे। अदरवाइज जब हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाने का चांस है, और ये इंटरक्यूलेट हो जाता है डीएनए के अंदर। ठीक है, हाईली कार्सिनोजेन होता है। तो फिर ईटीबीआर मिक्स कर देंगे किसमें, जेल में। ठीक है, ईटीबीआर कहाँ मिक्स करेंगे, जेल के अंदर। ठीक है, और ब्रोमोफिनॉल ब्लू किसमें मिक्स करते हैं, डीएनए सैंपल में। ठीक है, ये याद रखना, ब्रोमोफिनॉल ब्लू किसमें मिक्स करेंगे, हमारे डीएनए सैंपल में। ईटीबीआर कहाँ मिक्स करेंगे, हमारे अगारोस जेल में। ठीक है, जेल के अंदर ये मिक्स होता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसका, काम क्या कर रहा है ये, हेल्प इन विजुअलाइजेशन। ठीक है, किसमें काम कर रहा है, ये हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में, ऑरेंज कलर के शार्प बैंड देता है। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। जिन भी बैंड्स में ऑरेंज कलर के शार्प बैंड होंगे, तो क्या पता चल जाएगा कि डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है या डीएनए प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन रह गया कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, ठीक है, तो किसी ना किसी बॉन्ड को कट करता होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी कट करता है, तो किसी ना किसी बॉन्ड को कट करता होगा। बताओ, कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स पाए जाते हैं डीएनए में, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, तो डीएनए में कितने टाइप ऑफ बैंड्स आपके बॉन्ड्स पाए जाते हैं, बताओ जल्दी, कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स पाए जाते हैं भाई, बोलो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, यस और नो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, यस और नो। ठीक है, इतनी सुस्त क्लास क्यों है, क्यों कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, नहीं मजा आ रहा है पढ़ने में, तो दूसरे तरीके से पढ़ाया जाए, क्या दिक्कत है, बोलो। एम आई ऑडिबल टू यू। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है किसके किसके बीच में, शुगर और बेस के बीच में, है ना। फिर क्या पाया जाता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और एक पाया जाता है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। 3 तरीके के ये स्पेसिफिक बॉन्ड आपके डीएनए में पाए जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को स्पेसिफिकली कट कर रहा है बेटा। तो अगर ये स्पेसिफिकली कट कर रहा है, तो एक बात बताओ मुझे, किसी ना किसी बॉन्ड को तो कट करता होगा। तो एनी गेसेस, इनमें से कौन सा बॉन्ड है जिसको वो कट कर रहा होगा। ठीक है, चलो गेस ही कर लो, कोई नहीं दिक्कत। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में पाया जाता है, बेसिस के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में पाया जाता है, शुगर एंड बेस के बीच में पाया जाता है। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो किसके किसके बीच में पाया जाता है, आपके फॉस्फेट की जो बैकबोन जुड़ती है उसमें पाया जाता है, और ये इसी बॉन्ड को क्लीव करता है। ठीक है, आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसी बॉन्ड को क्या करेगा, क्लीव कर देगा। ठीक है, कट कर देगा, और क्या करेगा, कट करने के बाद ये बॉन्ड कट हो जाएंगे, और स्पेसिफिक साइड से क्या होता है, हमारा डिजायर्ड फ्रैगमेंट जो है
वो ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट जो है वो क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक, आया समझ में? Yes, ma'am. कुछ पूछना है, कुछ बताओ तो फिर आगे चलें। क्या बातें क्लास पसंद नहीं आ रही है? न्यू मैम है इसलिए। हम भी एडजस्ट हो जाएंगे, तुम भी एडजस्ट हो जाओगी, दिक्कत क्या है? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में? थोड़ा और हाई एनर्जी से पढ़ाऊं, आज पहली पहली क्लास है, क्या दिक्कत है? टॉपिक नहीं पसंद आ रहा, मैम नहीं पसंद आ रही, दिक्कत क्या है? चलो बात ही कर लो थोड़ी देर, ज्यादा इंट्रोडक्शन किया नहीं मैंने, सीधे पढ़ाने लग गई। क्या दिक्कत है बताओ? समझ में आया चीजें? ये सारी चीजें क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes. पक्का? ठीक है, कितने टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं? एक बार छोटा सा रिवीजन कर लो। 2. ठीक है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे? कॉमन स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? आइसोलेशन करेंगे हम डीएनए का। ठीक है, सबसे पहले डीएनए के डिजायर्ड फ्रेगमेंट को निकालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, फिर उस फ्रेगमेंट को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, किसके थ्रू? थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर उसको वेक्टर डीएनए में लाइगेट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग और सिलेक्शन के बाद बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और, रिकॉम्बिनेंट जैसे डीएनए है हमारा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारा, तो मैं इस साइड को क्लियर करती हूँ, बताती हूँ। देखो देखो ये क्या है, एक वेक्टर के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, ये रेड वाला पार्ट क्या है बेटा, एक किसी वेक्टर का है, और उसमें ये जो येलो वाला पार्ट है वो हमने क्या किया, हमारे डिजायर्ड लेंथ को एंटर कर दिया। ठीक है, डिजायर्ड सेगमेंट को एंटर कर दिया। तो ये कैसा है आपका, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये कैसा है आपका, रिकॉम्बिनेंट। क्या कहलाएगा ये, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये दो चीजों के रिकॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा आपका वेक्टर डीएनए है, तो क्या ये रिकॉम्बिनेंट है? क्या ये No, ma'am. रिकॉम्बिनेंट है? ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, अब हमने इसको मान लो किसी सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको किसी सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, तीन केसेस बनेंगे। ठीक है, किसी भी सेल में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, मान लो सेल 1 है, तीन केसेस यहाँ पे ऑब्टेन होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिलियन ऑफ सेल्स में कराया जाता है तो इसीलिए स्क्रीनिंग की जाती है। देखो ठीक है, अब मान लो एक रिजल्ट ये ऑब्टेन हुआ। ठीक है, दूसरा रिजल्ट ये ऑब्टेन हुआ। ठीक है, और तीसरा रिजल्ट ये ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तीन रिजल्ट यहाँ पे ऑब्टेन हुए, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है, तीन रिजल्ट यहाँ पे ऑब्टेन हुए। तो ये बताओ कि ये जो फर्स्ट केस है ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या यहाँ? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो हमारा वेक्टर है वो सेल के अंदर लाइगेट कर जाए। तो ये हमारी होस्ट सेल थी, ये तीन हमारी होस्ट सेल थी। तो ये बताओ लाइगेट किया है क्या यहाँ पे, ये इस फर्स्ट No, सेल में लाइगेट हुआ है No, क्या? ma'am. no, ma'am. हुआ है? No, No, ma'am. ma'am. अरे ये सेल के अंदर आया है ना बेटा, चाहे ये वाला आया हो चाहे ये वाला आया हो, सेल के अंदर आया है कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, लेकिन कौन सा वाला ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, रिकॉम्बिनेंट वाला या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला? नॉन रिकॉम्बिनेंट Non-recombinant. वाला। तो क्या आपका बन रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन कैसा, नॉन Non-recombinant. रिकॉम्बिनेंट। ठीक है,
ये वाले केस में देखो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या, Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. तो ये कैसा है आपका, ट्रांसफॉर्म तो है भाई, चलो ट्रांसफॉर्म तो है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है ये बताओ, कौन सा वाला गया Recombinant है, है. तो रिकॉम्बिनेंट Combinant. है। लेकिन ये केस नंबर 3 में बताओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, No, ma'am. सेल दिख No, रही है ये ma'am. वाली या ये वाली, कोई सी भी दिख रही है यहाँ No, पे, ma'am. नहीं। Hmm. तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या, नो No, ma'am. ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ है क्या, जब ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो नो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, नो रिकॉम्बिनेशन। अब देखो ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, और ये दोनों कंडीशन क्यों बने, ये दोनों कंडीशन क्यों बने, हमने क्या किया, हमने अपना सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, हमने सबसे पहले क्या किया, अपना वेक्टर लिया, ठीक है, हमने अपना वेक्टर लिया और इस वेक्टर के साथ हमको किसको इंट्रोड्यूस करना था, हमारे डीएनए फ्रेगमेंट को, हमने अपना डीएनए फ्रेगमेंट भी ले लिया, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा स्पेसिफिकली, और एक चीज याद रखना, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों जगह सेम काम करेंगे, जो सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मान लो ये ब्लू कलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का है, जो सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करेगा वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए के फ्रेगमेंट को भी कट करेगा। आ रही है बात समझ में, दोनों Yes, ma'am. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होंगे, क्यों, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, दोनों डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होंगे तो क्या हो जाएगा, लाइगेशन ही नहीं हो पाएगा बेटा, हो सकता है ये दूसरी जगह को कट कर दे, क्योंकि ये जिस साइड को कट कर रहा है उसी साइड में तो यही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आ पाएंगी ना, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल बी सेम, हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या होगा, सेम होगा फॉर द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट और फॉर द वेक्टर, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने क्या किया, कट किया। अब देखो दो कंडीशन बनती है, हो सकता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको फेल हो जाए कट करने में, ठीक है, हो सकता है फेल हो जाए, कट ना कर पाए, और ये भी हो सकता है कि कट तो किया हो लेकिन ये फिर से आपस में लाइगेट हो गए हो, दोनों एंड लाइगेट हो गए और ये एंटर ना कर पाया हो, तो इन दैट कंडीशन क्या रिजल्ट ऑब्टेन होगा फिर आपका, क्या वेक्टर में रिकॉम्बिनेंट बनेगा, नहीं बनेगा, वेक्टर में रिकॉम्बिनेंट बनेगा क्या इन दैट कंडीशन, नहीं No, बनेगा। ma'am. लेकिन अगर सही सही कट किया है और लाइगेशन भी, लाइगेज एंजाइम ने आके इन दोनों को जोड़ा भी सही से है, तो फिर क्या बनेगा उस कंडीशन में, एक रिकॉम्बिनेंट बन Recombinant. जाएगा, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या बन जाएगा बेटा, एक रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट बन गया है ना, वो रिकॉम्बिनेंट को अब हम जब सेल में ट्रांसफॉर्म कराएंगे तो हमारे पास दो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, ये भी और ये भी, तो क्या हो सकता है फिर, दोनों के जाने के चांसेस हैं यहाँ पे, ये बताओ, दोनों के जाने के चांसेस हैं यहाँ पे, ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, तो कुछ सेल में मान लो इस तरह के रिजल्ट आ गए और कुछ सेल में हमारे डिजायर्ड वाले रिजल्ट आ, और कुछ सेल ने तो किसी को भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया, ये भी हो सकता है कि वहां पे क्या हो जाए, कुछ बायोलॉजिकल एरर हो जाए और ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं, क्लियर है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब स्क्रीनिंग करेंगे यहाँ पे, ये बताओ, अब स्क्रीनिंग करेंगे क्योंकि हमको इन तीनों में से केस 1, केस 2 और केस 3 में से एक्चुअल में चाहिए क्या, ये बताओ, केस 1 चाहिए, केस 2 चाहिए या केस 3 चाहिए, Ma'am, case 2. 2. ठीक है, हमारा जो डिजायर्ड केस है वो हमको केस 2 चाहिए, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे और आफ्टर दिस सिलेक्शन हमको क्या करेंगे, हम ये वाला सेल अपना ले लेंगे, ठीक है, और यही क्या होगा हमारा, फिर आगे एक्सप्रेशन करवाएंगे और एक्सप्रेशन करवाने के बाद जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करवाएंगे, ठीक है। ये अब क्या हो गया, यहाँ इंसर्ट है तो ये वाला लेंथ जो है ये एक्सप्रेशन करवाएगा अपने होस्ट सेल में, ठीक है, क्लियर, Yes, ठीक। ma'am. तो ये पूरा एक होता है, आज एक छोटा सा ओवरव्यू था, कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम फर्दर पूरा वेक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वो वेक्टर किस तरह से कर रहा है, आरडीटी टेक्नोलॉजी का पूरा आगे का क्या प्रोसेस है,
किस तरह से इंसुलिन प्रोडक्शन वगैरह होता है, वो सारी चीजें कल की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. चलो ये बताओ, कुछ कुछ समझ में आया कि कुछ भी नहीं समझ में आया? मैम सब समझ आ गया। समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा अटेंटिव रहो क्लास में। एक दो दिन में हो सकता है टीचर न्यू हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हुई हो कुछ भी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कल वाली क्लास में आगे का स्टार्ट करेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेना। आज एक ओवरव्यू क्लास थी केवल, अब कल मेन टेक्नोलॉजी जो भी आपकी आरडीटी की बेस्ड है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, टाइम नो मैम। No, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स पाए जाते हैं डीएनए में, मैं ही पूछ लेती हूँ। 3. 3 कौन कौन से? हाइड्रोजन Glycosidic, hydrogen, and polyester. हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे पाए जाएंगे? कहाँ पाए, किसके बीच में पाए जाएंगे? देखो बेटा, बॉन्ड पाया जा रहा है, बॉन्ड का मतलब क्या है, दो किसी भी चीज के बीच में लिंक करना है ना, लिंकेज होना, इसलिए बॉन्ड पाए जा रहे हैं ना। कि दो चीजों को, जैसे एक बात बताओ, कोई भी दो चीज है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक साथ चिपकाना है, तो क्या किया हमने, बीच में ग्लू लगा दिया, चिपक गया वो। ठीक है, तो दो चीजों को लिंक करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो बॉन्ड का काम तो वही है हमारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसको किसको लिंक कर रहा है, किसको किसको जोड़ता है? नाइट्रोजिनस बेसिस को, है ना। तो एडेनिन को किसके साथ जोड़ेगा? डीएनए बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा सबने, एडेनिन को किसके साथ जोड़ेगा? ग्वानिन। हाँ, थोड़ा सा लाउडली बोलो। एडेनिन को किसके साथ अटैच करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बोल रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजिनस बेसिस करेगा। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ये बताओ? बायोमोलिक्यूल, Thymine. यस। तो एडेनिन को क्या करेगा आपके? थाइमिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करेगा, और साइटोसिन को किसके साथ करेगा? ग्वानिन के साथ करेगा। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का काम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करेगा आपका, बताओ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करेगा? जो शुगर है हमारा, डीएनए पढ़ा है ना सबने, शुगर का बैकबोन होता है, और वो शुगर का बैकबोन नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ लिंक्ड होता है। क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को, मतलब वो सेगमेंट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। चलो ये बता दो, शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक है, एस फॉर शुगर, एस फॉर न्यूक्लियोसाइड, मतलब न्यूक्लियोसाइड में भी ऐसा आता है। ठीक है, और टाइड क्या होता है? जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट की बैकबोन जुड़ेगी वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेगी, और जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो किसके किसके बीच पाया जाएगा? शुगर एंड बेस के बीच पाया जाएगा। तो बेसिकली हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको बेटा करेगा कट? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को जिस सीक्वेंस से कट कर रहा है वो कहाँ से कट करेगा? न्यूक्लियोटाइड को कट करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करेगा। ठीक है, क्लियर? चलो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, बाय। बाय Bye, मैम। ma'am.